तो आज के इस वीडियो में हम नौवां अध्याय देखने वाले हैं, मनोविज्ञान तथा खेलकूद। ठीक है, जो कि हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के बच्चों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि हमने रिवीजन वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया था। इसके तहत हम आज नौवां अध्याय पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम एक और अध्याय करेंगे 10वां, फिर हमारा पूरा सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये आशा करता हूं कि हमारा जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तब आपका जो पेपर होने वाला है 17 फरवरी 2025 को, उसमें आपको एकदम लाभकारी आपका ये वीडियो सिद्ध होगा। ठीक है, ये जो है हमने दो दो वीडियो कराया था, यानी मान लो हमने एक करवाया है रिवीजन वीडियो का सीरीज, एक हमने कंप्लीट चैप्टर का करा रखा है जो कि सेशन 2024 और 25 के लिए रहेगा। यानी हमने इसी 10 चैप्टर को दो दो बार पढ़ा रखा है। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से हमारा 8 चैप्टर हो गए हैं। आज हम 9वां अध्याय देखेंगे, मनोविज्ञान और खेल। इस अध्याय के हमारे क्या टॉपिक है मैं आपको बता दूं। इस अध्याय के हमारे टोटल 21 टॉपिक हैं। ठीक है, इन 21 टॉपिक को आपको समझना है, और अगर आप समझ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चैप्टर का अर्थ क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो चैप्टर का अर्थ है, मैं आपको बताऊं तो, मनोविज्ञान तथा खेलकूद का मतलब है कि खेल कूद के अंदर, खेल कूद के फील्ड में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, ये आपको इस चैप्टर में समझना है। पहले बात करते हैं मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। मनोविज्ञान का अर्थ है यानी वह विज्ञान जिसके तहत प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। यानी मनुष्य के समस्त मानसिक व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, उसको मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान तथा खेल कूद का क्या अर्थ हो गया। अगर हम मनोविज्ञान के आगे खेल कूद का शब्द लगा दें तो क्या अर्थ बन जाएगा इसका। इसका ये अर्थ बन जाएगा कि खिलाड़ी, जो खिलाड़ी है, उसके मस्तिष्क के अध्ययन को मनोविज्ञान खेलकूद कहेंगे। इसका मतलब ये है कि मनोविज्ञान तथा खेलकूद का अर्थ होता है कि खिलाड़ी के मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क के समस्त क्रियाओं का अध्ययन करना ही खेलकूद मनोविज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व का अर्थ, यानी पर्सनैलिटी का क्या अर्थ होता है। हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, तो इसका क्या अर्थ होता है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं का अध्ययन, विशेषताओं, योग्यताओं इत्यादि को सम्मिलित रूप ही व्यक्तित्व है। यानी हर व्यक्ति का पर्सनैलिटी जानने के लिए गुण, लक्षण, क्षमता, विशेषता, योग्यता सब कुछ देखते हैं। ठीक है, व्यक्ति की परिभाषा विद्वान के अनुसार, ये आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसको आप काट सकते हो। मन के अनुसार, ठीक है, मार्टिन प्रिंस के अनुसार, आईजेंक के अनुसार, केटल के अनुसार, जॉन के अनुसार, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के आयाम क्या हैं। एक है शारीरिक आयाम, एक है बौद्धिक आयाम, एक है सामाजिक आयाम, एक है भावनात्मक आयाम। ये 4 आयाम है, वो कह सकते हैं पर्सनालिटी जानने के लिए। शारीरिक आयाम में क्या होता है, मनुष्य के शरीर को देखते हैं। ठीक है, उसके आधार पे पता लगाते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। दूसरा है बौद्धिक आयाम, इसमें मनुष्य के दिमाग को देखते हैं और पता लगाते हैं कि मनुष्य का दिमाग किस प्रकार का है। तो ये हो गया हमारा पर्सनैलिटी लगाने का, पता लगाने का दूसरा आयाम। तीसरा आयाम है सामाजिक आयाम, यानी मनुष्य के सामाजिक रूप को देखते हैं कि वो समाज में किस प्रकार रहता है, क्या काम करता है, कैसे रहता है, कैसे लक्षण है, क्या योग्यता है, वगैरह वगैरह। तो हम पता लगाते हैं व्यक्तित्व के बारे में। भावनात्मक आयाम की उसके उसके जो व्यक्ति हैं, यानी व्यक्तियों का, जो गरीब व्यक्ति हैं उनके प्रति क्या भावना है, यानी उनके भावना को देखते हैं। भावनात्मक रूप से भी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। व्यक्तित्व के प्रकार क्या है। व्यक्तित्व के हमारे अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी, ये 3 प्रकार है हमारे व्यक्तित्व के। देखो, अंतर्मुखी वो व्यक्ति होते हैं जो बहुत शर्मीले होते हैं, कम आत्मविश्वास वाले होते हैं, लोगों से बात करने में शर्माते हैं, उदासीन होते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति से बात करने में शर्माएंगे, डरेंगे। ठीक है, ये होते हैं अंतर्मुखी। बहिमुखी क्या होते हैं, वो कहीं नहीं शर्माएंगे, कहीं भी कुछ भी बोल देंगे, हर कुछ उनको बोलना आता है। ठीक है, कोई शर्माते नहीं है, कुछ डरते नहीं है वो। और उभयमुखी क्या होते हैं कि इन दोनों का रूप मिला हुआ होता है इनके अंदर, यानी उभयमुखी के अंदर अंतर्मुखी और बहिमुखी दोनों के लक्षण शामिल होते हैं। व्यक्तित्व के 5 हमारे सिद्धांत हैं, पंचकारक मॉडल है। ठीक है,
पहला हमारा है बहिमुखता, सहमतिशीलता, अंतः विवेकशीलता, मनोविक्षुब्धता, और हमारा हो जाएगा अनुभवों के लिए खुलापन। बहिमुखता में क्या होता है, जो बहिमुखी वाले लक्षण होते हैं वही यहाँ आ जाएंगे। सहमतिशीलता में ये लोग बहुत जल्दी दूसरे से सहमत हो जाते हैं, ऐसे प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। अनुभवों के लिए खुलापन, फिर हमारा मनोविक्षुब्धता, अंतः विवेकशीलता। खेलों में आक्रामकता का क्या अर्थ होता है, यानी खेल के अंदर वार करना, खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। इसके परिभाषा क्या है विद्वान के अनुसार, तो ये आप काट सकते हो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा खेलों में आक्रामकता के प्रकार कितने हैं। 3 है हमारा, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, सहायक आक्रामकता और सशक्त या मुखर आक्रामकता। ठीक है, शत्रुतापूर्ण में क्या होता है आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, सहायक में क्या होता है पढ़ सकते हो, और मुखर में क्या होता है आप पढ़ सकते हो। खेलों के आक्रामकता के कारण क्या है ये आप ये पढ़ सकते हो, कारण हमारे ये 3-4 कारण है। ठीक है, आत्मसम्मान का क्या अर्थ होता है, ये हो गया खुद के ऊपर सम्मान का भाव रखना। ठीक है, खिलाड़ी में आत्मसम्मान को बढ़ाने के सुझाव क्या क्या है, तो हमारे टोटल कितने सुझाव हैं, ये सभी सुझाव है। ठीक है, ये सुझाव है खिलाड़ी के अंदर आत्मसम्मान असम्मान बढ़ाने का। ठीक है, मानसिक कल्पना का क्या अर्थ है वो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मानसिक कल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर मानसिक कल्पना का हमारा पहला प्रकार है आंतरिक कल्पना और दूसरा है हमारा बाहरी कल्पना। ठीक है, मानसिक कल्पना के लाभ क्या हैं, ये हमारे टोटल लाभ हैं। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आत्मवार्तालाप क्या है, यानी स्वयं से बात करना आईने में देखकर। आत्मवार्तालाप के प्रकार क्या हैं, ये आपके सामने लिखे हुए, सकारात्मक, निर्देशात्मक, नकारात्मक, ये आपके 3 हो जाते हैं। लक्ष्य निर्धारण क्या है, देखो लक्ष्य निर्धारण का मतलब होता है उन मनोवैज्ञानिक कारकों में से एक है जिन्हें खेल मनोविज्ञान में प्रदर्शन बढ़ाने की सबसे प्रभावी तकनीक के रूप में माना जाता है। लक्ष्य निर्धारण न केवल खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है बल्कि उत्तेजना, आत्मविश्वास और प्रेरणा के मामले में भी एक खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति में बहुत सुधार कर सकता है। खेल कूद में लिए जाने वाले लक्ष्य निर्धारण कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे टोटल हैं विषय पूर्वक लक्ष्य यानी सब्जेक्टिव गोल्स, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य। ठीक है, तीसरा है हमारा परिणाम आधारित लक्ष्य यानी रिजल्ट बेस्ड गोल्स। तो बच्चों ये हमारा आज का वीडियो था, आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये हमारा रिवीजन वीडियो था, इससे पहले हमने चैप्टर करा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।